अब मैंने इसको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ पास पास ले आया, एक दूसरे की तरफ ले आया, तो स्प्रिंग तुरंत क्या करेगी, अपोज कर जाएगी। स्प्रिंग में इनर्शिया है वो अपोज कर जाएगी। स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगा देगा kx और स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगा देगा kx। आपने जैसे ही काम किया वैसे स्प्रिंग क्या करेगा, उसे लौटाना चाहेगा। फोर्स को लगा ही दिया, आप तो जो किया वो करके हट गए। अब इसके आगे क्या हुआ उसको देखें। हमारा जो काम था हमने तो उसको कंप्रेस करके छोड़ दिया। अब इसके बाद ये फोर्स लग गया, ये फोर्स क्या करेगा, इसको चलाएगा, इसको इधर धकेलेगा और ये फोर्स इसको इधर धकेलेगा। और अगर कहीं पे फोर्स लग जाए तो वो असलेशन प्रोड्यूस कर देगा। एक असलेशन A1 आ जाएगा, एक A2 आ जाएगा। और आप दोनों को देख रहे हैं। अब जब दोनों को देख रहे हैं तो दोनों चल रहा है। अब दोनों चल रहा है और दोनों को देख रहे हैं, तो दोनों का एब्सोल्यूट तो कभी नहीं देख पाएंगे। अगर दो चीज़ मोशन में हो और आप दोनों को देख रहे हो तो दोनों को नहीं देख पाएंगे, एक को भी नहीं देख पाएंगे। अब आपको दोनों एक साथ देखेंगे तो किसी एक को नहीं देख पाएंगे। आप देखेंगे तो दोनों में कितना ज़्यादा है कितना कम है। आप क्या देखेंगे, रिलेटिव देखेंगे। तो जब मैं दोनों को देखूंगा तो मेरे को जो दिखाई देगा वो रिलेटिव असलेशन होगा, उसे हम रिलेटिव असलेशन लिखेंगे। यही मेरे को दिखेगा, यही मेरे को समझ आएगा। और ये रिलेटिव असलेशन बच्चों A बराबर होगा A1 प्लस A2 होगा। अब A बराबर होगा A1, A1 का मान मैं देख क्या रहा हूँ, मैंने जो किया है उसका उल्टा जा रहा है। मैंने जिधर धकेला है उसके उल्टा जा रहा है, ये वाला भी उसके उल्टा जा रहा है, वो वाला उल्टा जा रहा है, इसलिए माइनस लगा देता हूँ। और असलेशन हो जाएगा फोर्स kx अपान m1। यहाँ पर भी उल्टा चल रहा है तो माइनस kx अपान m2। माइनस क्यों लगा समझ में आ रहा। अब a बराबर आप लिखोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। अब आ जाएगा k अपान m1 प्लस k अपान m2। बच्चों ये तो एसएम तो हो गया, पहले तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है। अब अगर A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा, ये निकालना है। तो बच्चों अब देखो, ओमेगा की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, आप बताना। बताइए ओमेगा का मान क्या होगा। अंडर रूट के अंदर के कॉमन ले सकते हो, 1 अपान m1 प्लस 1 अपान m2। ओमेगा बराबर के, ऊपर लिखो एलसीएम, यहाँ m1 प्लस m2 और नीचे m1 m2। बच्चों मैंने जो मैथमेटिकल रिलेशन शुरू में पढ़ा था उसमें k अपान m लिखा था, तो हम ऊपर k लिखेंगे और नीचे m लिखेंगे, जैसा फार्मूला बना है। तो ओमेगा बराबर आप लिखोगे रूट के अंदर k। अब k क्यों लिखा, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है तो k ही होगा। और नीचे जो मैंने लिखा m की जगह वो m1 m2 अपान m1 प्लस m2 हो गया। तो बताइए अगर दो बॉडी एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, एक स्प्रिंग के साथ दोनों बॉडी जुड़े हैं और ऑसिलेट करें, तो वहाँ पे हमें क्या लेना है, दोनों के अलग अलग मास लेके प्लस करनी है, ये दोनों का रिड्यूस मास लेनी है। तो रिड्यूस मास कब लेंगे समझ आई, इसीलिए मैंने वहाँ रिड्यूस मास ले लिया था। ये रिड्यूस मास है। अब आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट के अपान म्यू। म्यू माने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है,
इसको हम रेड्यूस मास यहाँ लिख रहे हैं। ये रेड्यूस मास है और म्यू की जगह m1 m2 अपान m1 प्लस m2 है। अब बच्चों t का मान अगर आपको लिखना है तो t बराबर आप लिखोगे ना 2 पाई अपान ओमेगा। तो चलो लिख ही लो t का मान क्या आया, बता दो, फाइनल करवा दो। तो t बराबर आया 2 पाई रूट में म्यू अपान के, मतलब 2 पाई रूट में m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू के। ये t का मान आया। आपको ये बात समझ आ रहा? अभी तक मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्या है के इक्विवेलेंट और क्या है इफ़ेक्टिव मास। और अगर ये दोनों आ जाएं तो फार्मूला है डायरेक्ट, t बराबर 2 पाई m इफ़ेक्टिव अपान के इक्विवेलेंट रूट के अंदर। बस काम ख़त्म। अब बताइए, अब आप लोग सवाल लगा पाएंगे? चलिए फिर कुछ चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब आप लगा पाएंगे, इसलिए लगाएं और सवाल को देखें। बच्चों सुनो, पहला क्वेश्चन ये है, ये बॉडी है कोई और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। इसका मास है कैपिटल M और ये SM में है, ये मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। एक दूसरा बॉडी यहाँ पे है, इसका भी मास मान लो m ही है और E बराबर 0, मतलब E बराबर 0 का मतलब दोनों स्टिक कर जाएगा। ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है। तो सवाल में लिखा है कि जब ऑसिलेटिंग ब्लॉक A जिसका एम्पलीट्यूड x है मेन पोजीशन पे रहता है, उसी समय ब्लॉक B इससे अटैच कराया जाता है। ब्लॉक B इसके कांटेक्ट में रख दिया जाता है, उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो पूछा है कि एम्पलीट्यूड में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो लिखा है व्हेन ऑसिलेटिंग ब्लॉक A having amplitude x naught is at mean position at the same instant another identical block at the same instant
another identical block placed over it, then find percentage change in amplitude, percentage change in amplitude. तो सवाल में पूछा है कि जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो दूसरे आइडेंटिकल ब्लॉक को उसके ऊपर रखा जाता है, तो बताइए कि उसके एम्पलीट्यूड में अब कितना परसेंट का चेंज आएगा। अब देखो इसमें परसेंटेज चेंज पूछा है तो कोई ज़रूरी नहीं था कि एम्पलीट्यूड एक्स नॉट देना, मैंने दे दिया है कि थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। तो इस सवाल को टारगेट कहाँ पे, सवाल को समझ कहाँ पे शुरू होगा कि हमने ब्लॉक को रखा तो, लेकिन कहाँ पे रखा है, जब वो मीन पोजीशन पे है तब रखा है। ब्लॉक को रखना तो है लेकिन कहाँ पे रखा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, किस जगह। जैसे आपको किसी को कुछ बोलना तो है लेकिन आपने समय को चुनकर बोला तो काम हो गया, और अगर समय आपने बिना चुने ही कोई दूसरे समय में वही बोल दिया तो जो होना था वो भी चौपट हो गया। यही बात है, हमें ब्लॉक को रखना तो है लेकिन रखा कहाँ, मैंने कहाँ रखा, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन ऐसा पोजीशन है जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, और जब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो आपके रखने को वो एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो आपके रखने को एक्सेप्ट ना करता। अब वो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब कंजर्व है, वहाँ पे कंजर्वेशन होल्ड करेगा। तो मीन पोजीशन पे क्या कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, कि सब कंजर्व है, कि दोनों कंजर्व है। अब बताइए कि मीन पोजीशन पे क्या कंजर्व है, मोमेंटम, एनर्जी या दोनों। आंसर तो दोनों है। अगर फ्री ऑसिलेशन है तो एनर्जी तो हरदम कंजर्व होगा। अब मैंने आपको एक दिन बोला था कि मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, इसलिए जब मैंने आज मोमेंटम और एनर्जी दोनों बोला तो आपने मोमेंटम को चुन लिया, एनर्जी को छोड़ दिया। अब ये भी मैंने पढ़ाया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ये भी मैंने ही पढ़ाया था। काइनेटिक एनर्जी बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी बदलता है, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं बदलता। तो बच्चों यहाँ पे कंजर्वेशन 2 है। मेन पोजीशन पे दोनों कंजर्व है, मोमेंटम भी और एनर्जी भी। बाकी जगह केवल कंजर्व है एनर्जी, और मोमेंटम का कंजर्वेशन बाकी जगह नहीं होगा। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन केवल एक जगह होगा, कहाँ, मीन पोजीशन पे। तो हम लोग मीन पोजीशन पे ही बॉडी को छोड़ा है। अब मीन पोजीशन पे ही छोड़ा है तो लिखेंगे एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो पहले मोमेंटम m है, p माने mv है, और दूसरी बात मास 2m हो गया तो v डैश हो गया, क्योंकि जब उसके ऊपर आइडेंटिकल ब्लॉक रखोगे तो मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जहाँ नहीं समझ आएगा बताना। अभी देखो जब मास cm है तो v बराबर होगा एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, और यहाँ पे 2m होगा तो एम्पलीट्यूड a डैश इंटू ओमेगा डैश। सही है?
अब यहाँ पे लिखूँगा m, एम्पलीट्यूड जैसा कि क्वेश्चन में दिया है x0 दिया है, रख लो, ना दिया होता तो a ही रख लेते, अब दिया है तो x0 रख दो। ओमेगा बराबर सारा देश जानता है, सारा दुनिया का पब्लिक जानता है √k/m, तो ओमेगा का मान रख दो। अब आगे देखो 2m a' पता करना है, यही पता करना है। ओमेगा डैश स्प्रिंग एक ही है लेकिन मास डबल है, स्प्रिंग तो एक ही है लेकिन मास डबल है, आपने वो रख दिया। इसके बाद इसे और इसे तो कैंसिल कर ही सकते हो बच्चों, x0 और √k/m भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2a'/√2। इसलिए a' का मान आया कितना आया, x0/√2। इसका मतलब एम्पलीट्यूड आया 0.707 ऑफ x0। इसका मतलब a' परसेंट में आया 70.7% ऑफ x0। इसका मतलब हुआ 70.7% ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड बराबर फाइनल एम्पलीट्यूड। तो फाइनल एम्पलीट्यूड कितना है, 70.7% ऑफ है a' का मान। बच्चों ये a' का मान लिखा है मैंने। तो जो नया एम्पलीट्यूड आया वो कितना है, 70.7% ऑफ है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नया एम्पलीट्यूड कितना है, कि नया एम्पलीट्यूड पुराने एम्पलीट्यूड में परसेंट चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है। तो इसका मतलब जो नया एम्पलीट्यूड आया वो 29.3% कम है, क्योंकि पहले का 70.7% है, तो पूरा होता तो 100 हो जाता। इसका मतलब कम है ना, कितना कम है, 29.3%। तो इसलिए सही आंसर ये नहीं है। अगर ये बोलेंगे कि न्यू एम्पलीट्यूड कितना है तब तो ये लिख लेना। अगर वो बोला है कि आने वाला एम्पलीट्यूड में कितने परसेंट का चेंज आया पहले का, तो चेंज तो आया, कितना आया, कम आया, और कितना परसेंट कम आया, 29.3%। वो आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी रहेगा, जो नहीं समझेंगे वो डायरेक्ट इसी को टिक करके घर चले आएंगे, तो टीचर उनको घर पे नंबर भेज देगा कि घर गए नंबर लेके जाओ। तो लिखा गया कि एम्पलीट्यूड a' डिक्रीज बाई 29.3% ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। समझ गए बच्चों, ये आंसर हो गया। तो ये सवाल हो गया, और एक क्वेश्चन आपका और लगाना है आप लोगों को, तब फिर थोड़ा जनरल प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो आप लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन पे एक सवाल आज कर लिया, कल एक किया था सिंपल पेंडुलम का, और एक आज आपने कर लिया स्प्रिंग का। तो क्वेश्चन जो ज़्यादा दिए जाते हैं वो यही सब है। आइए अगला सवाल लेते हैं। तैयार हैं सब? बच्चों अब अगला सवाल देखिए आप। जनरल बात तो सब हो ही गया है, अब कुछ पहला एक सवाल मोमेंटम कंजर्वेशन का और लेते हैं।
बच्चों देखो इसको, ये वाला मास है m और इसका कांस्टेंट है k। इस वाले का मास है 2m और इसका कांस्टेंट है 2k। पहले ये दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ही रहे होंगे, नेचुरल लेंथ में रहे होंगे क्या, नेचुरल लेंथ में थे ही। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसको मैंने इधर धकेला और इसको मैंने इधर धकेला, दोनों को। इसको मैंने इधर धकेला मान लो 3 सेंटीमीटर और इसको इधर धकेल दिया 2 सेंटीमीटर। ये छोटे वाले को ज़्यादा धकेला है और बड़े वाले को कम। इनिशियल पोजीशन यही था और ये इसका पोजीशन है मीन पोजीशन, माने जहाँ पे इक्विलिब्रियम में थे दोनों। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम है उसे क्या बोलते हो, मीन पोजीशन। अगर मैंने मीन पोजीशन कहीं लिख दिया इसका मतलब इक्विलिब्रियम में थे। अब आपने इन दोनों को कंप्रेस किया है, ए को 2 सेंटीमीटर और बी को 1 सेंटीमीटर, और मीन पोजीशन x बराबर 0 है, x बराबर 0 है बच्चों। यहाँ पे x बराबर 0 है। इसकी जो पोजीशन है और इसकी जो पोजीशन है, ये x बराबर आप लिख सकते हो +2 सेंटीमीटर और इसकी पोजीशन आप लिख सकते हो -3 सेंटीमीटर। अब टीचर कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या लिख के सवाल देगा, बच्चों को लिखने में कहाँ गड़बड़ी करेगा। तो ये 2 पोजीशन दिखाएगा। अब लिखा गया कि अगर हम दोनों बॉडी को छोड़ देते हैं, कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, तो ये कहाँ पे टकराएंगे। और टक्कर कैसा होगा, इन इलास्टिक। तो टकराने के बाद कंबाइंड बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, after released both the block at the same time, block position at which both the block collide, टकराएंगे, collide inelastically, और दूसरा है टाइम पीरियड ऑफ कंबाइंड ब्लॉक, कोलिजन के बाद टाइम पीरियड ऑफ, इन इलास्टिक है ना इसलिए कंबाइंड लिख रहा हूँ, दोनों मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ कंबाइंड ब्लॉक। बच्चों सुनो, अगर 2 सेंटीमीटर मैंने मीन पोजीशन के लेफ्ट में ले गया तो अगर ये बोला जाए कि ब्लॉक ए कहाँ तक चल सकता है, तो ब्लॉक ए 2 मीटर इधर भी जाएगा, 2 मीटर उधर भी जाएगा। ब्लॉक बी कितना चल सकता है, 3 सेंटीमीटर लिखा है ना, हाँ। तो ब्लॉक ए 2 सेंटीमीटर इधर आया तो 2 सेंटीमीटर उधर भी जाएगा मीन पोजीशन के। ब्लॉक बी 3 सेंटीमीटर इधर आया तो मीन पोजीशन के 3 सेंटीमीटर उधर भी जा सकता है। अब इसका रेंज ये है चलने का। अब छोड़ देंगे आप एक ही टाइम पर, तो ये टकराएंगे, तो टकराएंगे तो कहाँ पे टकराएंगे, और टकराते समय जब ये टकरा ही जाएंगे इन इलास्टिक तो मिलकर एक हो जाएगा, तो उस समय इसकी टाइम पीरियड क्या होगी। समझ आया क्या पूछा है। टकराने के बाद टाइम पीरियड क्या होगा, और अगर दोनों टकराएंगे तो कहाँ पे टकराएंगे, किस जगह टकराएंगे, ये पूछा है।
अब आंसर जो पहले वाले का होगा पेपर में क्या होगा वो सुनो, आपको इतना ही बताना है। पेपर में देगा मेन पोजीशन के लेफ्ट में टकराएगा, नहीं मेन पोजीशन के राइट में टकराएगा, पहला ऑप्शन। मेन पोजीशन के लेफ्ट में टकराएगा, दूसरा ऑप्शन। मेन पोजीशन पे टकराएगा, तीसरा ऑप्शन। इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट कहाँ टकराएगा मैं नहीं बता सकता, चौथा ये है। तो पहला क्या है कि मेन पोजीशन के लेफ्ट में टकराएगा, दूसरा है मेन पोजीशन के राइट में टकराएगा, तीसरा है कि मेन पोजीशन पे टकराएगा, और चौथा है कि इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, हम नहीं बता सकते कि कहाँ टकराएगा। ये पहले में 4 ऑप्शन में एक बताना है, और दूसरे का टाइम पीरियड आपको लिखना है कॉपी में। तो लेफ्ट में टकराएगा कि राइट में टकराएगा? हैं? राइट में। लेफ्ट किधर है देखें, इधर है। अच्छा हाँ, इधर ही ज़्यादा जगह है, जिधर ज़्यादा जगह है उधर ही तो जाके लड़ेगा। हाँ, कम जगह में कैसे लड़ाई करेगा? ज़्यादा जगह है, जाए लड़े भिड़े। नहीं वो तो ठीक है, वो सही है, लेकिन पहला वाले का आंसर क्या है? हाँ, लेफ्ट में कि राइट में, पहले वो समझ में आ जाएगा। देखो इसको सुनो, कैसे निकालोगे ध्यान सुनो। यहाँ पे सब किसका खेल है? टाइम का। सवाल ही है टाइम पीरियड का, तो खेल किसका होगा? टाइम का। सब कुछ टाइम का ही खेल है। आपको केवल टाइम के बारे में सोचना चाहिए। इसका टाइम पीरियड अगर हम b का निकालें तो 2 पाई रूट m/k आएगा, और अगर टाइम पीरियड हम a का निकालें तो 2 पाई अंडर रूट m/k आएगा। दोनों का टाइम पीरियड बराबर है ना? तो मेन पोजीशन से इधर जाने का टाइम या यहाँ से इधर आने का टाइम, ऐसे ही मेन पोजीशन से इधर जाने का टाइम या इधर आने का टाइम T/4 होगा। इसका ये जो टाइम होगा, यहाँ तक का टाइम होगा, अगर यहाँ छोड़ोगे t बराबर 0 पे तो यहाँ आएगा। इसको मिटा दो, चलो उधर जाओ, इसको मिटा दो, कहाँ गया? इधर वाला, इधर जाओ, उधर जाओ, इसको उड़ा दो पहले। लो, अब ये t बराबर 0 पे छोड़ा और t बराबर 0 पे मैंने इसको भी छोड़ा, तो दोनों आएंगे। यहाँ आने का टाइम और यहाँ आने का टाइम, इसका होगा TA/4 और इसका होगा TB/4। तो बताओ दोनों एक ही समय पे कहाँ पहुँचेंगे? मेन पोजीशन। इसलिए टक्कर कहाँ होगी? मेन पोजीशन, ना तो लेफ्ट में ना तो राइट में। समझ आया? तो पहला आंसर हुआ कोलाइड एट मेन पोजीशन। कोलाइड एट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे टकरा गए, चलो ठीक है, जो हो रहा है पहला तो हो गया। दूसरा बच्चों t का मान निकालना है। t बराबर 2 पाई। अगर ये टकरा गए तो दोनों का मास जुड़ के क्या हो जाएगा? m+2m होगा। और k का मान, ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में होंगे कि पैरेलल में? हाँ, सीरीज में नहीं होंगे। आपको स्प्रिंग पढ़ाते समय एक दिन मैंने पढ़ाया था, याद आया? जिसमें एक तरफ K1 था, एक तरफ K2 था और बीच में ब्लॉक रख दिया था, और मैंने उसको बताया था कि K इक्विवेलेंट में 200 + 300 500 आया था। और आप लोग उसका कहीं कुछ बात याद आ रही है मेरी? हाँ, वो याद आ रही है, उसे याद रखो जो बोला है। अब इसको, ये दोनों जब ब्लॉक एक तरफ हो गए तो दोनों स्प्रिंग को घुमा के एक तरफ कर दो, इस दीवार को उठा के इस दीवार में लगा दो, तो ये दोनों स्प्रिंग किस में आ जाएंगे? इसलिए ये स्प्रिंग सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। और यहाँ पे फिर हो जाएगा 3K।
बराबर फिर आ जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के। तो क्या टाइम पीरियड पहले का ज़्यादा है कि दूसरे का ज़्यादा है कि दोनों को जुड़ने के बाद ज़्यादा है? तो आंसर है तीनों में बराबर है। ऐसा सवाल दिया है आपके एग्ज़ाम में, ऐसे ही सवाल आएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वही बनाया है, जो आसान हो, सिंपल हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, वो सवाल है। तो बच्चों टाइम पीरियड इक्वल आ गया। अब ये कहानी आपकी ख़त्म हो गई। सबको समझ आया? दोनों स्प्रिंग को दोनों दीवार को एक तरफ कर दो, दोनों ब्लॉक को एक तरफ कर दो, समझ आ जाएगा कौन सा कॉम्बिनेशन है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है समझने का, समझ आ जाएगा। अब चलिए आगे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, सुनिए। बच्चों ये सवाल पेपर में आपके बहुत आया है। देखिए दो स्प्रिंग लगाया है मैंने, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है और एक स्प्रिंग बच्चों इधर है, ये लगा हुआ है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और यहाँ भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है। इसके बीच का एंगल 90 है, लेकिन अभी मैं थीटा मान ले रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि 90 दे दे, 60 डिग्री दे दे।